हाय, वेलकम टू फॉलोअर्स पॉइंट। आज हम ऐसे डॉक्टर के बारे में जानेंगे जिसने मौत की मशीन बनाई थी और उस मशीन का इस्तेमाल एक ख़ास टर्म में एक ख़ास चीज़ के लिए होता था जिसे यूथनेशिया कहते हैं। अगर कोई पेशेंट कोई ऐसी बीमारी में घिरा हुआ है जिसका कोई हल नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है और वो बीमारी बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है, तो ऐसी हालत में कभी कभी मरीज़ उस पीड़ा से बचने के लिए, उस तकलीफ से निजात हासिल करने के लिए इच्छा मरण की दरख्वास्त करता है और इसे यूथनेशिया कहते हैं। यूथनेशिया की बहुत से टाइप्स हैं। इसके कुछ टाइप्स बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज़ में लीगल है। हमारे सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो यहाँ पर 2018 में पैसिव यूथनेशिया को इंडिया में मंजूरी दी गई है। अभी एक वोट्स कंडीशन में इसको मंजूरी मिलेगी। इसके लिए ख़ास प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए पेशेंट के परिजन को कोर्ट में एक अर्जी दायर करनी पड़ेगी और सब केस जानने के बाद कोर्ट मंजूरी देगी, तब कहीं जाकर आप उस मरीज़ को यूथनेशिया दे सकते हैं। इस तरह का प्रोसीजर हमारे पास है। पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी लीगल नहीं है। मेजॉरिटी कंट्रीज़ में यूथनेशिया लीगल नहीं है। यूथनेशिया पर भी हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम जानते हैं डॉक्टर के बारे में, उस मशीन के बारे में, उस मौत की मशीन के बारे में कि उसने वो मशीन क्यों बनाई थी, किस लिए बनाई थी और उसे वो मशीन बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी और उस मशीन का उस डॉक्टर ने किस तरह इस्तेमाल किया। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर जैक केवोरकियन। अमेरिका का बहुत मशहूर और बहुत बड़ा डॉक्टर था। इन्हें लोग डॉक्टर डेथ के नाम से भी जानते थे। इनका जन्म 26 मई 1928 में हुआ और इनके पिता आर्मेनिया से पोंटियाक माइग्रेट करके आए थे और पोंटियाक में वो आकर बस गए। जब जैक केवोरकियन छोटे थे कि माँ बाप उन्हें रेगुलरली चर्च ले जाया करते थे, लेकिन जैक का मन चर्च में कुछ खास नहीं लगता। गॉड के एग्जिस्टेंस पर कुछ खास यकीन नहीं था और वो वहीं पर गॉड के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे, जिसका जवाब माँ बाप नहीं दे सकते थे और इस तरह उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता चर्च जाना बंद कर दिया। दूसरे बच्चों से जैक केवोरकियन बहुत ही जीनियस और अक्लमंद थे। जब वो 6th स्टैंडर्ड में थे तो उन्हें उनकी अक्लमंदी, उनकी जीनियसनेस की वजह से जूनियर हाई पर प्रमोट किया गया। फिर उन्होंने जर्मन, रशियन, ग्रीक, जापानी और इसके साथ कई दूसरी ज़बानें भी सीखी। 1945 में जैक ने पोंटियाक हाई स्कूल से ऑनर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उस वक्त उनकी उम्र 17 साल थी सिर्फ। इसके बाद वो 1952 में मिशिगन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बन के निकले। इसी तरह वक्त गुजरता गया, लेकिन इससे कुछ सालों बाद जैक के एक आर्टिकल पर से बहुत बड़ा बवाल होगा। इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक कैदी को कानून के मुताबिक प्रक्रिया के जरिए फांसी के बजाय मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए खुद को पेश करने की इजाज़त दी जाए, जो प्रॉपर एनेस्थीसिया देकर तय किए गए फांसी के वक्त में दिया जाएगा। इस आर्टिकल पर बहुत से सीनियर डॉक्टर्स ने इस बात का विरोध किया और जैक केवोरकियन को कुछ खास सपोर्ट हासिल नहीं हुआ। इसकी वजह से जैक ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, लेकिन अपने प्रस्ताव पर, अपने प्रपोजल पर कायम रहे। और इन दिनों अमेरिकन सरकार ने कैपिटल पनिशमेंट पर रोक लगा दी थी, लेकिन ग्रिगोरी वर्सेस जॉर्जिया के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मौत की सजा को फिर से स्थापित किया गया। इस केस के बाद जैक की उम्मीदें और बढ़ गईं और उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर और बात कही कि बीमार मरीजों में कैदियों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाए, लेकिन उन्हें इस काम के लिए जेल अधिकारियों को कुछ खास सहयोग हासिल नहीं हुआ। 80 की दहाई में जैक ने आर्टिकल की एक सीरीज जर्मन जर्नल मेडिसिन एंड लॉ को लिखी। इसमें खास तौर पर यूथनेशिया पर बात की गई थी, जो बहुत ही चर्चा का विषय साबित हुआ। 1987 में जैक ने डेट्रॉइट के अखबारात में विज्ञापन दिया। डेट्रॉइट एक मिशिगन में एक शहर है। इन विज्ञापन में जैक केवोरकियन ने खुद को एक डेट काउंसलर के रूप में पेश किया और ऐसा कहा अगर किसी को यूथनेशिया लेना है तो मुझसे आकर, यानी कि जैक केवोरकियन से आकर कंसल्ट कर सकता है। और इस तरह और फिर 1990 में अल्जाइमर डिसीज के 54 साल पेशेंट इनकी पहली असिस्टेड सुसाइड साबित हुई, जिसकी वजह से बाद में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई। जैक केवोरकियन पर इस इंसिडेंट से पहले और भी बहुत से अजीब व गरीब इल्जाम लगे थे, लेकिन इस असिस्टेड सुसाइड की वजह से उन पर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया और इसी के चलते 1991 में मिशिगन स्टेट ने जैक का मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया और इन पर मेडिकल प्रैक्टिस मुकम्मल पाबंदी लगा दी। इनके वकील जेफरी फिगर के अनुसार जैक ने 1990 से लेकर 1998 के बीच 130 गंभीर रूप से बीमार लोगों की मदद की और इनमें से हर मामले में उन्हें मरीज का सहयोग हासिल हुआ। डेट्रॉइट प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक 130 में से 60% मरीज ज़्यादा सीरियस नहीं थे और कम से कम 13 ने तो दर्द की शिकायत भी नहीं की गई, लेकिन इन्हें फिर भी यूथनेशिया दे दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि जैक की काउंसलिंग बहुत ही शॉर्ट हुआ करती। एक बार तो जैक के मिलने से 24 घंटे बाद 19 लोग इस दुनिया से चले गए, यानी कि उन्हें यूथनेशिया दे दिया गया और इसमें 5 मरीज डिप्रेशन के शिकार थे। केवोरकियन इन मामलों में बहुत ही अलर्ट हुआ करते। उनका कहना था कि ये काम करते वक्त साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट से
बड़े बड़े डॉक्टर्स से मशवरा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर शख्स की मेंटल स्टेट और इच्छा ज़रूरी होती है। लेकिन जैक खुद इन बातों पर कुछ खास अमल नहीं किया करते थे। रिपोर्ट में और कहा गया कि 17 मरीजों ने जैक से तकलीफ की शिकायत की थी, यानी कि वो और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते थे, लेकिन जैक ने उन्हें दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को रेफर नहीं किया। और जो पहली मरीज को यूथनेशिया दिया गया उसे भी जैक ने की मर्जी नहीं पूछी, सिर्फ उसके हस्बैंड से बात की। डॉक्टर जैक कीवोर्कियन उस औरत से सिर्फ 2 दिन पहले मिले थे और तीसरे दिन डॉक्टर जैक कीवोर्कियन ने जो पहली मरीज को यूथनेशिया दिया था उसे भी उन्होंने उसकी मर्जी नहीं पूछी, सिर्फ उस हस्बैंड से बात की। वो इस औरत से सिर्फ 2 दिन पहले मिले और तीसरे दिन उस औरत को यूथनेशिया दे दिया गया बिना उसकी मर्जी जाने बगैर। ये मशीन इसे थानाटोन नाम से जाना जाता था, जो ग्रीक गॉड थानाटोस के नाम पर रखी गई थी। थानाटोस का मतलब होता है मौत का देवता, जो ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत ज्यादा मशहूर है। इस मशीन की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि एक सलाइन सोल्यूशन की इंट्रावेनस ड्रिप पेशेंट को लगाई जाती है, फिर पेशेंट एक बटन दबाता है जिससे सलाइन सोल्यूशन रुक जाती है और 60 सेकंड टाइमर के साथ थियोपेंटल की एक दवा जारी हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज गहरे कोमे में चला जाता है। इसके बाद टाइमर क्लिक से पोटेशियम क्लोराइड निकलती है, जो कुछ ही मिनट में दिल की धड़कन को रोक देती है और कोमा में ही उस मरीज का दिल का दौरा पड़ जाने से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है बगैर किसी दर्द के। इसे बनाने में कोई खास चीजें जैक को नहीं ली, छोटे मोटे घरेलू चीजें मिलाकर ये मशीन जैक ने बनाई थी, जैसे खिलौने के पुर्जे, चुंबक, इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ जैक एक डॉक्टर होने के साथ साथ वो दूसरी तरफ एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे। उन्हें जैज म्यूजिक पर काफ़ी कमांड हासिल थी और वो खुद म्यूजिक बनाते भी थे और उसे खुद कंपोज भी करते थे। अ वेरी स्टिल लाइफ के नाम पर उन्होंने 1991 में अपना एल्बम निकाला। इसकी 5000 कॉपीज बनाई गई। 1996 में उन्होंने एक लाइव कंसर्ट भी किया। इसके साथ साथ वो एक पेंटर भी थे। इसके नवंबर 1998 में जैक पर 2nd डिग्री मर्डर का इल्ज़ाम लगा, क्योंकि जैक का मेडिकल लाइसेंस रद्द हो चुका था और इसके बावजूद उन्होंने प्रैक्टिस जारी रखी और इसी प्रैक्टिस के दौरान उनसे कुछ इस तरह का काम हो गया जिसकी बिना पर उन पर ये 26 मार्च 1999 को सुनवाई शुरू हुई। जैक ने अपने वकील जेफरी फिगर को हटाकर खुद अपने केस की पैरवी करने का फैसला किया, लेकिन बाद में वो इस फैसले पर बहुत ज़्यादा पछताए। 2 दिन सुनवाई चलने के बाद मिशिगन ज्यूरी ने जैक को दोषी पाया और जज जेसिका कूपर ने इन्हें 10 से 25 साल की सज़ा सुना दी। उन्हें मिशिगन की ही कोल्ड वार जेल में भेजा गया। 2007 तक उन्होंने कंटिन्यूअसली पैरोल के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनका पैरोल एप्लीकेशन हर बार रद्द किया जाता। ऑफिशियल्स को डर था कि अगर जैक बाहर आ जाएं तो फिर से अपने पुराने काम में लग जाएं, इसलिए उनकी पैरोल हमेशा रद्द होती थी। लेकिन जून 2007 में इनके अच्छे बर्ताव और उनकी बहुत बीमारियों की वजह से, इनके कैंसर की वजह से इन्हें 2 साल की पैरोल दी, जैसा कि बदलापुर फिल्म में बताया गया है। वो 8 साल 2.5 महीने जेल में रहे। रिहा होने के बाद अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में बहुत से लेक्चर्स ली और बहुत से टीवी पर इंटरव्यूज भी दिए गए, जो आज भी आप देख सकते हैं CNN पर, 60 मिनट्स ऑस्ट्रेलिया पर। जेल से रिहा होने के बाद इन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, लेकिन सिर्फ 2000 वोट हासिल कर पाए। निमोनिया और किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से 18 मई 2011 को इन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन कुछ दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद भी इनकी हालत में कुछ खास सुधार नहीं हुआ और 3 जून रात को इनका इंतकाल हो गया। मरने से कुछ घंटे पहले हॉस्पिटल्स के नर्सेज ने इनके लिए सेबेस्टियन बैग का म्यूजिक बजाया, क्योंकि जैक सेबेस्टियन को अपना गॉड, अपना भगवान मानते थे। जैक कीवोर्कियन पर लोगों की बहुत सी राय है। कोई इन्हें मसीहा समझते हैं तो कोई इन्हें शैतान कहता है। इनके फॉलोअर्स भी वैसे ही हैं, इनकी क्रिटिक्स भी वैसे ही हैं। बहुत से लोग इन्हें पागल भी कहते हैं, बहुत से लोग इन्हें रोल मॉडल मानते हैं। इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, बहुत से रिसर्च पेपर भी इनके नाम से शाये हुए हैं और इन्होंने अपने पीछे बहुत सारा साथा छोड़ दिया, जो बाद में इनमें इनके बहुत से बड़े पेंटिंग्स भी थी और इनकी मशीनें भी। थानाट्रॉन के अलावा उन्होंने एक और भी मशीन बनाई थी जिसे मर्सीट्रॉन कहते थे। थानाट्रॉन, मर्सीट्रॉन की बड़े पेंटिंग्स और बहुत सी चीजें बाद में एक ऑक्शन में नीलाम हो गई और इस तरह मौत की मशीन बनाने वाली की मौत के बाद उस मशीन का भी कोई वजूद बाकी नहीं रहा।